नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूँ नीलू व्यास। कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा दावा किया और वो दावा इसलिए क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ऐसी एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर बिलियन माइंड्स और ये जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, ये फेक वोटर्स को लाने में एक अहम भूमिका निभा रही है और वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम कर रही है ऑनलाइन और बीजेपी उसका इस्तेमाल कर रही है और उसी से जुड़ी हुई एक एजेंसी है जिसका नाम है इंडिया 360 और उन्होंने ये कहा कि वोटर लिस्ट की अदला बदली का काम पश्चिम बंगाल में चल रहा है, यानी कि पश्चिम बंगाल के वोटरों का नाम हटाकर और फिर वहां पर हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ये जो तमाम राज्य हैं इनके वोटरों का नाम लाकर उस लिस्ट में शामिल किया जा रहा है, जबकि जो एपिक नंबर है यानी कि जो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड है उसका नंबर नहीं बदल रहा है, लेकिन वोटरों का नाम की अदला बदली हो रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल का जो वोटर है उसके नाम को बदलकर कहीं हरियाणा, कहीं गुजरात और कहीं बाकी जगह के वोटर्स का नाम लाया जा रहा है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है और इसके खिलाफ हम सड़क पर उतरेंगे और उन्होंने कहा कि अगर हम नंदीग्राम के समय अगर 26 दिन का अगर हम आंदोलन कर सकते थे तो हम अब चुनाव आयोग का भी घेराव करेंगे। लेकिन ये जो वोटर की अदला बदली है, जो वोटर लिस्ट में ये जो घालमेल जो चल रहा है कि कैसे वोटर लिस्ट को हम बदलते हैं, अब अगर पश्चिम बंगाल का वोटर है और उसके नाम को बदलकर हरियाणा और गुजरात का अगर वोटर का नाम वहां आएगा तो आखिर ये होता कैसे है? ये जो वोटर लिस्ट में हेरा फेरी का काम है, इस डेटा को हम कैसे समझें? तो आज मैंने सोचा कि हमें जो इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट और एकेडमिशियन है डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, वो हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे हमें बात करना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डॉक्टर गर्ग। और धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है कि ये जो दावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने किया कि वोटर लिस्ट की अदला बदली हो रही है, इस अदला बदली को एक आम वोटर कैसे समझे? मान लीजिए कि फर्ज करिए कि मैं पश्चिम बंगाल की वोटर हूं और मुझे वोट डालना है, लेकिन मैंने अपने नाम की रजिस्ट्री करा ली, मैंने ये इंश्योर कर लिया, ये देख लिया कि हमारा इलेक्टोरल रोल में मेरा नाम है। लेकिन अब अचानक से मुझे पता चलता है ममता बनर्जी के कहने के बाद कि मेरे नाम की जगह हरियाणा का एक वोटर है उसका नाम आ गया है, या फिर गुजरात के वोटर का नाम आ गया है। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा? आज ये पश्चिम बंगाल के वोटरों के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है जब कल ममता बनर्जी ने ये दावा किया है। जी। देखिए मैम, जो हम नीलू जी वोटर रजिस्ट्रेशन का एक रूल बने हुए हैं 1960 कि कैसे इलेक्टर को रजिस्टर होना है। इसको उसके थोड़ा बाद ऊपर अगर कर कोई लीजिए, अगर इसको वो कागज है जो थोड़ा ऊपर कर लीजिए ताकि दिख सके। हाँ, बोलिए। कैसे रजिस्टर होना है, ये रूल हैं 1960 के। तो रजिस्टर कैसे होना है, अगर गलत रजिस्टर हो गया तो उसको काटना कैसे है, अगर किसी का नहीं एंटर हुआ नाम तो एंटर कैसे करना है, और उसके बाद अगर किसी का नाम तो ठीक हो गया लेकिन उसका कोई नंबर कोई एड्रेस गलत हो गया उसको ठीक कैसे करना है, ये सब इसमें पूरे विस्तार से डिटेल से दिया हुआ है। अब इसके लिए जो आपने एप्लीकेशन देना है, दो फार्म है, एक 6 नंबर फार्म है, एक 7 नंबर है। 6 नंबर फार्म से आप एक निवेदन करते हैं निर्वाचन आयोग को, चाहे उसका कोई नुमाइंदा होगा, उसको निवेदन करते हैं कि जी मेरा फलां फलां एड्रेस है, ये ऐसे है, और मेरा नाम वोटर सूची में दर्ज किया जाए, ये मेरे प्रूफ हैं, सबूत हैं, जो उसके लिए साक्ष्य हैं। तो वो उसको वेरीफाई करता है, जो बूथ लेवल ऑफिसर है, वो जाके चेक करता है, सब कुछ करता है, तो उसका नाम एंटर हो। उसके बाद एक दूसरा फार्म है 7 नंबर। 7 नंबर फार्म ये है कि अगर मेरे को ऑब्जेक्शन है कि नीलू जी का नाम गलत एंटर कर दिया, किसी बी का सी का नाम ऐसे ही एंटर कर दिया, तो झूठा है, या वो वहां से चला गया, या वो उसका निधन हो चुका है, या उसका एड्रेस बदल गया है, घर बदल गया है, तो मैं उस पर ऑब्जेक्शन कर सकता हूँ वो 7 नंबर फॉर्म में। लेकिन एक तो 7 नंबर फॉर्म में भरना होगा। अब 7 नंबर फॉर्म में भरने में जो इसी जो मैंने रूल दिखाए हैं, इन्हीं रूल में ये फॉर्म है, वो 7 नंबर। इस 7 नंबर फॉर्म में क्या है कि अगर मैं आपका नाम कटवाना चाहता हूं, तो जो मैं ऑब्जेक्टर हूं, जहां लिखा ऑब्जेक्टर, मेरे को अपनी डिटेल देनी होगी, अपना एड्रेस देना होगा,
फादर्स नेम देना होगा, पूरी डिटेल देनी होगी, और एक एफिडेविट देना होगा कि मैं ये जो बोल रहा हूं वो साक्ष्य के साथ है, मैं कहीं कोई भी तथ्य से इधर उधर की बात नहीं कर रहा। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक डाला कि भाई इसको फिर अर्जी तो आ गई, एप्लीकेशन तो आ गई, तो उस एप्लीकेशन को हम कैसे डील करेंगे। क्या होगा कि जिसने एप्लीकेशन दिया उसको कैसे चेक करना है, ये है इलेक्शन कमीशन 2023 का लेटर। इसमें इन्होंने बताया कि जब किसी का नाम, पहली बात यह है कि 7 नंबर फॉर्म के बगैर तो कोई किसी का नाम डिलीट हो नहीं सकता, निकल नहीं सकता। 6 नंबर के बगैर उसमें डल नहीं सकता। अब जब 7 नंबर फॉर्म भर के किसी ने दिया, आपके लिए मैंने दे दिया कि इनका डिलीट करो, तो जो निर्वाचन आयोग है उसका जो भी अधिकारी है उसको आपको एक रजिस्टर्ड लेटर भेजना है। इसमें लिखा है, वो रजिस्टर्ड लेटर की पावती भी उनको मिलनी चाहिए कि हाँ पहुंच गया आपके पास, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही भेज दिया बस। और उसके 15 दिन के बाद उसको, आपके पास टाइम है, जब आपके पास वो लेटर पहुंचेगा कि 2 हफ्ते में, 2 सप्ताह में आप उसका जवाब देंगे कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जो आपका भी पक्ष है वो रखेंगे। अगर आप रखते नहीं, आपको लेटर भी मिल गया, मिला जो भी हुआ, आप चुप रहते हैं, मूक बन जाते हैं। इसके बाद जो उनका निर्वाचन आयोग का अधिकारी है वो आएगा आपकी जगह पे, वहां वहां वो वेरीफाई करेगा, उसके बाद वो रिपोर्ट करेगा, उसके 1 हफ्ते बाद वो नाम काटा जा सकता है, वहां से खत्म किया जा सकता है। अब इसमें क्या है, अब जो 2023 की इलेक्शन जो रूल्स हैं उनको कैसे ट्विक किया, उसको कैसे, मैं क्यों कहता हूं कि निर्वाचन आयोग ने ये जो फार्म इसमें छपा हुआ है, रूलों में प्रिंट हुआ हुआ है, उसकी बजाय ये नया फार्म डाल दिया अपने वेब पे, 7 नंबर फार्म। इस 7 नंबर फार्म में उसने एड्रेस मांगा ही नहीं। जो शिकायत करता है, जो चाहता है किसी और का नाम डिलीट करना, उसका एड्रेस नहीं मांगा। दूसरा, इसमें एक इंस्ट्रक्शन भी डाल दी, इतनी लंबी पहले इंस्ट्रक्शन थी जो 2023 की थी, उसकी वजह ये डाल दिया कि उसको एड्रेस देने की जरूरत ही नहीं है। इससे पता चलता है कि 2023 के बाद गाड़ा मेड़ा बड़ा करने के लिए, विशाल सतह पे, बड़ी सतह पे, बड़े करने के लिए ये सब हुआ है। अब कैसे होता है और इसकी जो दायित्व है वो किसका है। कोई बोलेगा जी बीएलओ ने कर दिया, कोई बोलेगा किसी एडीएम ने कर दिया, किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कर दिया। नहीं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं जो हमारा संविधान, ये भारतीय संविधान है, इसमें आर्टिकल 324 है। 324 आर्टिकल में जो मतदाता का रजिस्ट्रेशन होना है, जहां उसका नाम डिलीट होना है, जो वो मतदाता सूची बननी है, उसकी जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग के है, भारत के। मैं लाइन पढ़ देता हूं अपने दर्शकों के लिए, आसान रहेगा। The superintendent's direction and control of the preparation of the electoral. Superintendent's control and preparation of the electoral rolls for and conduct of all elections to parliament and to legislature of every state and of election to the office of the president and vice president held under this constitution. क्या लिखा है? Shall be vested in a commission referred to in this constitution as election commission. तो दी होल ऑफ द पावर फॉर, जो ये मतदाता सूची है, इसमें किसका नाम आएगा किसका नहीं आएगा, कैसे वो रिवाइज होगा, कैसे उसको निकाला जाएगा, कैसे उसको डाला जाएगा, ये सबकी जिम्मेवारी जो है वो निर्वाचन आयोग की है। उसके अधिकारी कोई भी होनी चाहिए। जैसे अभी तो जो रिजल्ट निकालता है निर्वाचन आयोग निकालता है, इलेक्शन तो कोई और ही, प्रिजाइडिंग अफसर तो और ही होते हैं, काउंटिंग वाले तो और ही होते हैं। सो इसलिए निर्वाचन आयोग की जिम्मेवारी है। क्या कर रहा है जो ममता बनर्जी का जो ऐतराज है, वो इन्होंने जैसे पहले, मैं इतने आंकड़े में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये इन्होंने एक तरीका ढूंढा कि 2021 नवंबर में, दिसंबर में रहा, दिसंबर के एंड में इन्होंने ये कह दिया कि हम तो जी वोटर को 1 जनवरी की बजाय
हम हर 1 जनवरी को भी और 1 अप्रैल को भी, 1 जुलाई को भी और 1 अक्टूबर को भी करेंगे, ताकि लोगों को बार-बार और मिले। ये हेरा-फेरी का एक ढंग था। इसको पूरी इसकी जो मतदाता सूची की पवित्रता थी जो, इसको सही रहने के बजाय इसको गड़बड़ करने का, इसमें अपनी मर्जी से एंट्री करने का ये इन्होंने एक नया तरीका ढूँढा। उसमें आगे क्या किया? आगे एक बात और कर दी कि जी जब तक नॉमिनेशन नहीं होती, तब तक आप रजिस्टर कराते जाओ। नहीं, लेकिन जो मैं अब आपसे समझना चाह रही हूँ डॉक्टर गर्ग कि ये जो एसोसिएशन फॉर बिलियन माइंड्स या इंडिया 360 टाइप की जो बीजेपी की एजेंसीज हैं, ये क्या जी, करती हैं? पन्ना प्रमुख का रोल कहाँ आता है? मैं आपसे मैं समझना चाह आपको रही हूँ कि ये जो घालमेल है, ये होता कैसे है? कैसे इसको मैं मटीरियलाइज किया जाता है? अब आखिर ममता मैं बनर्जी को भी तो पता चला होगा ना, उनको कैसे पता हाँ, चला ये? बिल्कुल, मैं यही बताऊँगा, लेकिन इसका जब इसका जो बैकग्राउंड नहीं होगा ना, तो हमारे दर्शक को उसको बात का कंक्रीट के भी ठीक है बोल दिया ओके। होगा, 10 लोग हो गए होंगे, 50 लोग हो गए। अब ये क्या करते हैं कि जिस दिन नोटिफ़िकेशन होता है, इलेक्शन के लिए, निर्वाचन के लिए, जैसे वेस्ट बंगाल का होना है अगले साल, अभी बिहार का होना है, अभी दिल्ली का हुआ है, इसके पहले महाराष्ट्र का हुआ, हरियाणा का हुआ, झारखंड का हुआ, जे-एंड-के का। तो इलेक्शन नोटिफिकेशन होता है, पूरे हमारे जनमानस को मालूम है भारत के कि भाई जिस दिन नोटिफिकेशन हो गया उसी दिन एक कोड लग जाता है। आप कोई नया काम नहीं कर सकते। और पूरी की पूरी जो इलेक्शन जो पूरी की पूरी जो स्टेट मशीन है, और इलेक्शन कमीशन के निर्वाचन आयोग के नीचे आ जाती है, उसके अधिकार के क्षेत्र में आ जाती है। किसी की भी वो ट्रांसफर कर सकता है, किसी को भी कहीं नियुक्त कर सकता है। तो अब उन्होंने क्या किया कि इलेक्शन नोटिफिकेशन के बाद वो मतलब बढ़ाने शुरू कर दिए। जैसे इलेक्शन नोटिफिकेशन में मान लो उसने कहा कि जहाँ 2 करोड़ वोटर है, 20 मिलियन, तो उसके बाद बोलेगा नहीं 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 नहीं, 10 दिन के बाद बोलेगा यहाँ तो 21 मिलियन है, 10 लाख वोट बढ़ा देगा। तो ये एक नया खेल उसमें फटाफट फटाफट जो आपने जो ब्रिलियंट माइंड वाला है, बिलियन माइंड वाला, वो एक तरीका है कि आप उनके नाम दूसरे के नाम डाल दो। एक तो ये है। अब तो ये ये इसमें एजेंसीज एक ही करती खेल है। और है तो ये जो ममता डॉक्टर बहन। गर्ग, ये नाम बदलने, मेरा जो सवाल है कि ये नाम बदलने का काम ये एजेंसीज करती हैं। ये जो एसोसिएशन या फॉर बिलियन माइंड्स है या इंडिया 360 है, इन्हीं का काम है कि ये नाम बदले। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम पहले बात मान के चले। अब क्या है कि इलेक्शन कमीशन के पास एक काम है, उसने किसी न किसी एजेंसी को दिया होगा, वो सबलेट कर देते हैं, हम देखते नहीं रोज ही सबलेट होता है। हम्म। तो अब एक एजेंसी हर तरह के काम करती है। मैं एक पार्टी वाला हूँ, मैं एक राजनीतिक दल का नेता हूँ। मैं एक एजेंसी को बोलता हूँ कि यार हमारे ये काम है, आपने ऐसे ऐसे वोटर में चेंज करना है। वो कहते ठीक है जी, मेरे को तो उसको तो कोई इतराज नहीं है, उसने तो लिस्ट में चेंज करनी है। मैंने बोला इसको डिलीट करके इसमें सूची में डाल दो, वो डाल देगा। वही पर चांस उसमें ये एक चांस हो सकता है, क्योंकि वो तो बड़ी फर्म है, उसी को निर्वाचन आयोग ने भी लिया हो, फिर तो डबल काम हो गया, फिर तो सीधा उधर उसी उधर से उधर चला गया। नहीं तो क्या होता है कि जो निर्वाचन आयोग की एजेंसी है, वो भी काम करने को फिर ढील मठ में वो होता है, बना बनाया मिल जाए, पका पकाया माल जैसे मिल जाए तो कोई भी नहीं छोड़ता। ये तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक तौर तरीका ही नया बन गया ना। तो अब क्या है, ये जो एजेंसीज हैं दोनों, जो इंडिया 360 वाली है और ये ब्रिलियंट माइंड, ये ब्रिलियंट माइंड वाली भी, ब्रिलियंट माइंड वाली और वो भी, दोनों एजेंसीज डाटा का काम करती हैं। डाटा एंट्री करती हैं, डाटा को प्ले करती हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करती हैं, डाटा को टेबुलेट करती हैं और उसका विश्लेषण करती हैं, एनालिसिस करती हैं, और इनके पास उसकी एक्सपर्टाइज होती है। लेकिन एंट्री करने के लिए कोई एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो विशेषज्ञ हैं, वो एंट्री करने के लिए विशेषज्ञ नहीं रखते। वो जब जब जितनी जरूरत होती है उतने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेते हैं कि जी इतने दिन आप काम कर दो हमारे, आज 2 घंटे काम कर दो आपका इतना पैसा मिल जाएगा, आज पूरा दिन काम कर दो तो इतना पैसा मिल जाएगा, नहीं तो इतनी एंट्रियां कर दो, उसके इतने पैसे पर एंट्री दे देंगे, पर 100 एंट्री। सो उस रूप में अब जो ममता बनर्जी ने पकड़ा है, जो उनका कहना है ममता बनर्जी का, कि ये वहां से जो पश्चिम बंगाल की जो मतदाता सूची है,
उसमें जो एक्चुअल लोग हैं मतदाता, उनके नाम हैं, उनके पास एपिक कार्ड है, उनका फोटो आइडेंटिटी, फोटो लगी हुई है, वहां सब कुछ है। अब वो क्या कर रहे हैं कि उसका नाम डिलीट करके एजेंसी के थ्रू के ये नाम डिलीट कर दो, मैं बाद में हूँ कैसे डिलीट करते हैं, उसकी जगह पे किसी और का डाल दो। पहला स्टेप ये है कि आप इस नाम की जगह पे ये नाम डाल दो, इस 100 नाम की जगह पे 200 नाम की जगह पे इस बूथ में ये 200 काट के ये डाल दो। पहला स्टेप ये है। अब वो 200 कैसे काटना है और कैसे डालना है, कौन सा 200 काटना है, वो 200 वो काटना है जिस पार्टी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो पार्टी उसको बताएगी। उसके पास पूरी वोटर सूची है, जैसे बीजेपी के पास तो पन्ना प्रमुख बनाए हुए हैं। पन्ना प्रमुख कोई ऑफिशियल नहीं है, वो तो बीजेपी के अपने हैं, पार्टी वर्कर हैं, वो आरएसएस के वर्कर हैं। तो हर एक को उन्होंने बोला कि आप जो मतदाता सूची है, जैसे एक बूथ पे 1000 से 2000 तक वोटर होगा, मतदाता होगा, तो एक पेज पे पन्ना पे, जिसको पन्ना बोलते हैं, 50 होंगे लोग। 1000 हुआ तो 20 पन्ने होंगे, 2000 हुआ तो 40 पन्ने होंगे। हर एक पन्ने का एक बंदा बनाया, एक व्यक्ति को उन्होंने इंचार्ज बनाया है। उसमें 50 लोग हैं मतदाता, तो उसी के मोहल्ले के हैं, उसी के इधर उधर के हैं, वो सबको जानता भी है। उसको ये भी मालूम है कि कौन किसका वोटर है और कौन किस समुदाय को संबंध रखता है। जैसे सबको मालूम है कि बीजेपी बीजेपी को जो अल्पसंख्यक हैं, वो बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहे, उसको वोट नहीं डाल रहे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं डाल रहे, लेकिन उनको उसके पास नहीं जा रहे हैं बहुत ज्यादा। ये कितने आंकड़े आ गए अब तो सामने। तो दूसरा उनको ये भी मालूम हो गया कि जो पक्के लोग हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टियों के, कांग्रेस के जैसे हैं, तो ममता बनर्जी के हैं, वो तो डालेंगी नहीं इनको। सो उनको पता मालूम हो गया, पन्ना प्रमुख को, कि मेरी इस 50 लोगों में से ये 10 वोटर ऐसे हैं, जब 15 वोटर ऐसे हैं जो पक्का बीजी के खिलाफ जाएंगे, या 40 वोटर 30 वोटर ऐसे हैं, उनमें से कुछ वोटरों को, सबको नहीं बदलेगा वो, कुछ को टिक कर देगा, जो बहुता बॉदर नहीं करता, देखता नहीं कि मेरी वोट, वो बोलेगा चल नहीं हुई तो ना सी। जो थोड़ा सा लेक्स एटीट्यूड रखते हैं, जो तो तीखा है ना, देखने वाला है, अपनी पैनी नजर रखता है, उसका नहीं बदलेगा, वो तो फिर झगड़ा पड़ जाएगा। सो वो 50 में से 10 12 5 7 जितना भी हो, वो टिक कर लेगा अपने, उसने बदलना नहीं है। उसने उसको निशान लगा देना है कि ये लोग ने, इनको आपने डिलीट करना है, इसको निकाल देना है। अब वो पूरे के पूरे एक, हम ले एक क्षेत्र ले लें विधानसभा का, वो विधानसभा के क्षेत्र में 2000 बूथ होगा, तो 2000 बूथ में 10,000 पन्ना होगा। सो 10,000 20,000 जितने भी पन्ने, वो हर एक ने अपना अपना निशान लगा दिया कि इनको निकाल दो। अब ये एजेंसी है, इसका तो काम ही है, इसके पास वो पन्ने आ गए, इन्होंने ठा ठा डिलीट कर देना। और डिलीट करने के लिए तो पूरा एक की दबाने की जरूरत है, उसको क्लिक सिलेक्ट कर लो, उतना डिलीट हो जाएगा, वो उस कॉलम को सिलेक्ट करके डिलीट हो गया। अब वो डिलीट जो हुआ है, जिसने भेजा है उसको नहीं मालूम कि कौन सी एजेंसी डिलीट कर रही है। उसको तो ये मालूम है कि मेरी पार्टी से मेरी ड्यूटी लगी है, मैंने बताना कि ये डिलीट कर दो, ये तो हमें वोट नहीं डालेंगे पक्का ही। और इनको पता भी नहीं चलेगा अगर हम डिलीट कर देंगे, ये कोई हदा गुला भी नहीं करेगी। ठीक हो गया। अब ये तो ग्रास रूट पे चले गए ना। अब उन्होंने डिलीट तो कर दिया, अब उसकी जगह पे नाम भी डालना है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि नया नाम ना डाला जाए। वो नाम डालने के लिए वहां का तो डालना नहीं है, वहां के तो सब डरे हुए हैं पहले ही। अब वो किसी जो आस पड़ोस की स्टेट है उसी का डालेंगे, जहां जहां उनका वर्चस्व होगा वहां का डालेंगे। जैसे ममता जी बोल रहे हैं कि पंजाब का, हालांकि मेरे को ऐसे देखिए, लगता है कि पंजाब में। डॉक्टर गर्ग ये बताइए कि क्या ये एक यूनिवर्सल पैटर्न बन गया है कि भाई इसी तरीके से एजेंसी को हायर किया जाता है, वोटरों के नाम को अदला बदली उसमें की जाती है, एपिक नंबर उसका एक ही बना रहता है। अब क्योंकि विपक्षी पार्टीज को ये पता चलने लगा है, जैसे कि दिल्ली में भी था, आपने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल ने इस इशू को उठाया था
वोटर्स का नाम ऐड करे जा रहे हैं, डिलीट किया जा रहा है। उसी तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र में ये चीज़ें सामने आई जी, हैं। महाराष्ट्र को लेके तो लोग कोर्ट भी पहुँच गए और रणदीप जी, सुरजेवाला जो कांग्रेस के लीडर है, वो तो हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों की सूची 2009 से लेके 2024 तक माँग रहे हैं। जी, सवाल ये उठता है जी। कि क्या ये बिल्कुल अब साफ-साफ क्या बीजेपी ने इसको एक यूनिवर्सल पैटर्न बना लिया है, इसको नियम बना लिया है कि जब चुनाव में इसी तरीके से वोटर लिस्ट के साथ धांधलेबाज़ी करनी है? देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ नीलू जी। ये सहमत ऐसा नहीं है कि मेरे मन का विचार है। मैं एक ऐसे सिटी में रह रहा हूँ, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग चेतन हैं, अपने अधिकार को समझते हैं। वहाँ के मेयर की चोण में बीजेपी ऐसा गड़बड़ कर सकती है, किया सबके सामने, सुप्रीम कोर्ट में केस किया। आप तो ये चंडीगढ़ की वोटर बात सूची कर क्या आप चंडीगढ़ की बात मतदाता की, करते हैं। चंडीगढ़ की, जो चंडीगढ़ में ऐसा कर सकते हैं, जो चंडीगढ़ इतना शहर है, तो बाकी जगह पे, और वो भी मेयर की चोण में जहाँ 20-22 वोटें हैं, हुँ। 20-22 मत में ऐसा हेराफेरी कर सकते हैं, सामने कैमरे लगे हुए हैं। तो मतदाता सूची में चेंज करना तो कोई बड़ी बात ही नहीं इनके लिए। अब मैं ये क्यों कहता हूँ कि बीजेपी क्यों कर रही है? कोई कहेगा जी दूसरा क्यों नहीं कर सकता? आप बीजेपी पे कैसे एलिगेशन लगा रहे हैं? उसके मेरे 3 तर्क हैं, तथ्य हैं। एक तो ये है कि जितनी वोट बढ़ती है उसका बीजेपी को कुछ राज नहीं है। अगर बीजेपी के खिलाफ जाती हो वोट, उसके विपक्ष में जाती होगी, तो वो भी तो हल्ला गुल्ला करेंगे ना कि ये कैसे हो गया। एक तो बीजेपी को तो राज कोई नहीं है। दूसरा जो निर्वाचन आयोग है, अभी राजीव कुमार जी गए हैं महामहिम अपने आप को बड़े कि मैं तो बहुत बड़ा शायरो शायरी करने वाला। भाई आपका काम शायरो शायरी का नहीं, आपका काम एक निष्पक्ष निर्वाचन कराने का है। शायरो-शायरी तो बहुत गालिब जैसे लोग करते रहे हैं, बड़े आप उनके मुकाबले की कैसे शायरी करेंगे? सो इसलिए वो सीधा बोलता है कि जब हार जाते हैं जी तब ईवीएम को दोष देते हैं, तब वोटर को दोष देते हैं, तब सूची को दोष देते हैं। इसका मतलब है ये है, इससे तात्पर्य ये निकलता है, सामने निकलता है। इसमें कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि राजीव कुमार जो निर्वाचन आयोग था, वो मिला हुआ था। नहीं तो वो बोलेगा हम देख लेते हैं जी। उसके बाद मैं क्यों कहता हूँ ये प्रोसीजर क्यों बन गया? जो मैंने आपको फॉर्म दिखाई है, वो फॉर्म क्यों बदला गया? उसकी मेरे को अमेंडमेंट कहीं मिली नहीं। रूल में तो अमेंडमेंट करने का है। क्या आपको बताने की जरूरत ही नहीं कि मैं कौन किसी का नाम कटा रहा हूँ? ये एक नई बात बना दी। इंस्ट्रक्शन भी उसमें बदल दी जो आपको कैसे काम करना है। उसके लिए जो काम का टाइम है, समय है, काल है, जितने अवधि में वो होना है, उसको भी इधर-उधर कर दिया। अब पूरे का पूरा आपने मर्यादा भंग कर दी, आपने पूरा। तो मैं क्यों कहता हूँ कि मर्यादा भंग करते हैं ये? बुरा लगता है किसी को फिर भी मैं रेफर कर रहा हूँ एक लाइन में ही। अगर हम प्राण प्रतिष्ठा में मर्यादा 4 शंकराचार्य की नहीं मानते, तो राजीव कुमार कौन है जो यहाँ की हमारी परंपरा, हम तो परंपरा को तोड़ना जान गए, फिर तोड़ दो, नहीं, लेकिन सर मुझे खत्म ये कर दो। बताइए कि पर ये तो दिख रहा है कि भाई ठीक है परंपरा हाँ, टूट रही है, नियम कानून की हाँ, धज्जियाँ उड़ रही हैं और हाँ जी, इस तरीके से वोटर लिस्ट में किसी ने सोचा नहीं था। पहले तो कभी हम लोगों ने नहीं हाँ जी। सुना कि वोटर लिस्ट में इस तरीके की धांधलेबाज़ी सुनाई पड़ रही हो। लेकिन अब तरीका क्या है? ये तो समझ में आया, आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे इसमें एजेंसीज़ को आउटसोर्स कर दिया गया है, दूसरे राज्यों के वोटर्स का नाम लाकर एक पर्टिकुलर राज्य में दिया जाता है, जिसका दावा ममता बनर्जी ने किया है। अब ममता बनर्जी ने ये कहा है कि अब वो संग्राम के लिए तैयार है, यानी कि अब आंदोलन करेंगी। घेराव की बात उन्होंने कही है कि घेराव करेंगी वो चुनाव आयोग का। क्या यही एक तरीका है या किसी और तरीके से भी इस चीज को रोका जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है निधि जी। पहली बात तो आज हम ये कन्विंस हुए हैं कि ये हेराफेरी हो रही है और ये बीजेपी कर रही है और ये व्यापक पैमाने पे कर रही है, हर राज्य में कर रही है, ये लेकिन कोई एक की बात आप नहीं है। ये बताइए सर, बीजेपी कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन बाकी राज्य में जहां पर जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, जैसे कि हम्म, ममता बनर्जी है, और इसको हाँ तो जी, हर पार्टी अपने सुविधा के लिए करती है इस काम को। क्या विपक्षी राज्य की जो सरकारें हैं वो नहीं करती इसको इस्तेमाल? मैं बताता हूँ वो क्यों नहीं कर सकती। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो भारत सरकार के अंडर है। सब जो उसका अधिकारी है नीचे तक, वो इलेक्शन कमीशन के अंडर है। हम्म। अगर कोई करेगा, ईडी के छापे वो झारखंड में पड़ी ना, विपक्षी दल अगर चाहेगा भी तब भी नहीं करेगा। इनके अपने दल की एक एग्जाम्पल मेरे पास है, मैं बता देता हूँ।
जैसे ये जो मत गणना थी, सॉरी, जो मत पड़ते थे, परसेंटेज, पोल परसेंटेज, ये हर राज्य में बढ़ा रहे थे। यूपी में इनका जोगी साहब से पंगा पड़ गया। पहले 2 चरणों में तो बढ़ा दिया, अगले 5 चरणों में यूपी में मत गणना, मत जो पड़े 5 बजे जो बताए 6 बजे, उसके बाद बढ़े नहीं। क्यों? क्योंकि जो जोगी जी अपने उनको कार्य कर सबको बोलेंगे, एक तो पूरा आरएसएस वाला भी उनके साथ ही होगा, तो वो मशीनरी का सवाल है। अब मशीनरी जो है ममता बनर्जी के अंदर नहीं है। वहां का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो रोल बना रहा है वो ममता बनर्जी के अंदर ही है इस काम के लिए। इसलिए वो अंदर किसके है? वो मातहत है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन किसके साथ है? केंद्र के। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसमें मैं कोई दो राय की बात नहीं है। हालांकि हरियाणा में तो इनकी सरकार थी, और ये बिहार में इनकी अपनी साझी सरकार है, और महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार थी। लेकिन अगर विपक्षी दल की सरकार होगी, जैसे पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार थी, वो तो विपक्षी दल की थी। हिमाचल में तो कांग्रेस की है अब, वो भी विपक्षी दल है। दिल्ली में तो आपकी सरकार थी, वो तो पूरे विपक्षी, वो तो रोज झगड़ा भी करते थे। सो हुँ। इसलिए इससे मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्योंकि संविधान की 324 धारा के अनुसार, आर्टिकल के अनुसार, निर्वाचन आयोग जिम्मेवार है, तो निर्वाचन आयोग जो चाहता है वो होता है, वो उसके मिला हुआ है। इसलिए राज्य सरकार का बहुत थोड़ा बहुत तो होता रहता है, थोड़ा बहुत तो गांव के लोग भी कर जाते हैं, हुँ। मोहल्ले के लोग भी कर जाते नहीं, हैं कि लेकिन यार इसका क्या नाम। चाह कर भी ये मेरा आखिरी के बस 2 सवाल हैं कि क्या चाह कर भी ममता बनर्जी इसको रोक नहीं सकती? हालाँकि ममता बनर्जी ने इसको पॉइंट आउट किया, उनको समझ में आया कि इस तरीके की हेरा-फेरी हो रही है, लेकिन अगर राज्य सरकारें इसको क्या रोक सकती हैं अपने लेवल पर? आपने कहा कि नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग के अधीन है, ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि दिल्ली का जो निर्वाचन सदन का ऑफिस है, वहाँ से अगर ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसको राज्य सरकारें इसको कैसे रोकेंगी? बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसका मेरा जवाब है, राज्य सरकार प्रशासन के रूप में नहीं रोक सकती। एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, पॉलिटिकल पावर के रूप में सीधा कि मैं सरकार में हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, तो मैं मंत्री हूं, मैं एमएलए हूं, नहीं रोक सकते। लेकिन जब वो एजिटेट करते हैं, जब आंदोलन करेंगे, तो उस ब्यूरोक्रेसी को समझाएगी कि हम तो फंसेंगे। अब इसका दो ही तरीके हैं, दो ही हमारे पास प्रावधान है। एक है कि हम निर्वाचन आयोग को, उनके सीईओ को, सब डीएम्स को लिख के दें कि ये हेराफेरी हो रही है, जहां जहां भी कटेगा हम देखेंगे, हम घेराव करेंगे आपका। पहले अर्जी भी लिख के दें। दूसरा ये है कि इसमें प्रोसीजर खुद लिख दें कि ये आपका प्रोसीजर है, अगर इसको अडॉप्ट ना किया गया, इस तरीके से ना हुआ, तो हम आपको कटघरे में खड़ा करेंगे। और एक तीसरा प्रावधान है जो मैंने अब तक नहीं बोला था, लेकिन अब मेरे को बोलना ही पड़ेगा, मेरे को लगता है। ये मैम देखिए, ये एक फार्म है, फार्म नंबर 9, और ये एक फार्म है, फार्म नंबर 10। ये फार्म मांगे, इस फार्म में लिखना है कि किन किन का जो आया था कि इनका नाम एंटर करो, 9 में ये जिसका नाम एंटर करने लिया, और उसकी सुनवाई कहाँ हुई, ये सुनवाई के लिए नीचे कॉलम बना हुआ है। कौन सा अधिकारी गया, कौन से लोग वहां थे, क्या सुनवाई हुई। इसी तरह जिसका काटना है उसके लिए भी सुनवाई करनी है। सो ये 9 और 10 फार्म निर्वाचन आयोग से हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर राजनीतिक दल को मांग लेना चाहिए कि जी ठीक है, आपने नाम काट दिए ना, आपने अंतिम सूची बना दी मतदाता की, उसमें तो बदलाव हुआ है, पहली सूची तो हमारे पास है, तो वो बदलाव आपने जो किया उसके लिए आपका निजम है, ये हमें दिखाओ। फार्म नंबर 7, फार्म नंबर 6, फार्म नंबर 7, फार्म नंबर 9 और फार्म नंबर 10। लेकिन फॉर्म नंबर 9 और 10 एग्ज़ैक्टली करता क्या है? इसका रोल क्या मैं है फॉर्म नंबर 9 और 10 का? इसका रोल बहुत बड़ा है। इसका रोल ये है कि जब मैंने 6 नंबर फार्म में अपना नाम एंटर करने के लिए दे दिया, या किसी का कि इसका एंटर करो, तो उसमें पूरी सुनवाई का कि किस किस वक्त उसकी अर्जी आई, किसने उसकी सुनवाई की, कहाँ सुनवाई की, वो सब लोगों का जितने का नाम नया एंटर करना है, वो 9 नंबर फार्म में लिखना है। किस अधिकारी ने सुनवाई की, किस समय पे की,
तो इससे पता चल जाएगा हेरा-फेरी। ये तो जो आपने बताया जैसे वो सच में इसमें कोई टाइम थोड़ा हो रहा है, ये तो डिलीट करो, फिर ऐड करो। ये तो हो ही नहीं रहा काम जो होना है। इसी तरह 10 नंबर में, अब 10 नंबर में ये है कि मैंने अर्जी दे दी कि नीलू जी का नाम डिलीट कर दो, लेकिन 10 नंबर में डिलीट भी कर दिया। 10 नंबर में ये भरना होगा कि ये फलां-फलां प्यारेलाल गर्ग नाम के व्यक्ति ने अर्जी दी थी, नीलू जी का नाम डिलीट करना था, हमने उनको नोटिस इस दिन दिया, इस दिन उनकी सुनवाई की, इस दिन हमने वहां जाके साक्ष्य देखा, इसके बाद इनका नाम डिलीट किया है। तो 10 नंबर से पता चलेगा कि कार्रवाई हुई या नहीं हुई, क्योंकि जो वो एजेंसी कर रही है वो ये काम नहीं कर सकती, ये संभव ही नहीं है उनके लिए, वो तो केवल लिस्ट में। सो इसलिए ये एक तरीका हमारे पास है, जैसे प्राचा जी रोज बोलते हैं, वो तरीके हैं कानूनी। ये तरीके दो हमारे पास कानूनी प्रावधान है। और सियासी जो राजनीतिक प्रावधान है कि हमें आज से ही, मेरे को तो लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने की है, ये हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। हुँ, पहले प्रेस में जाएंगे, लोगों को अवगत कराएंगे, उसके बाद एक मेमोरेंडम देंगे जगह जगह पे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम आगाह कर देते हैं, मैं सरकार में रहा हूँ, जब लोग आगाह कर देते हैं तो हम और सतर्क हो जाते हैं थोड़ा सा, यार कल को पंगा पड़ेगा। नौकरी तो हर को प्यारी है ना, और बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि बीजेपी हर वक्त ही बैठी रहे, तो इसलिए हुँ, और ये बचाते भी नहीं है। बाद में जब ये नहीं है, ये फंसते हैं खुद ना, फिर बचाते भी नहीं है। सो लोगों को पता चल जाता है, ये कुछ प्रावधान हो जाते हैं। जैसे तमिलनाडु ने एक काम किया, मैं आपको इसकी उदाहरण दे सकता हूँ। उनके बस में नहीं है वोटर सूची तो मतदाता सूची कुछ भी, लेकिन 13-17 सी फॉर्म लेना वो उनके बस में था। उन्होंने अपने पूरे कैडर को, हालांकि ये मुश्किल काम है और इस पे हमें डिपेंड करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी इकट्ठा किया। और उन्होंने, इससे डर गए वो जो हेरा फेरी करने वाले थे, वो थोड़ा डर गए भी, यार इनको बीजेपी कोई सीट नहीं जीत पाई वहां। तो इसलिए जब आप ये बोलते हैं, हम बोलते हैं कि सोए के जो हैं, जो भैंस अपना डिलीवरी करती है ना, उसमें एक कट्टा होता है, कट्टी मेल और फीमेल। फीमेल तो ही दूध देगी, मेल को तो कुछ नहीं करेगा। तो हम बोलते हैं जागते के तो कट्टियां होती हैं और सोए के कट्टे होते हैं। अगर हम सो जाएंगे तो हमारा वोट कटेगा, अगर हम बिल्कुल। जागते रहेंगे तो हमारा वोट नहीं कटेगा। ज्यादातर यही चांस रहेगा। सो अब 3 बातें करें, एक मुख्तर में मैं खत्म कर रहा हूँ। वन, एक मेमोरेंडम दे इन फार्मों के हिसाब से कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, हम ये मांगेंगे, इसकी कॉपी आपको देनी होगी। या आरटीए में भी दे सकते हैं, वैसे भी पॉलिटिकल पार्टी को राइट है लेने। दूसरा, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को अवगत कराएं कि ऐसा हो रहा है, अपने अपने वोटर का ध्यान रखो। तीसरा, कि जब आप मतदाता सूची डालते हैं, उसको हम मांगे कि इतने दिन पहले आप फाइनल सूची डालो। अगर उसके बाद उसका नाम काटना, उसको एक एक को बुला के पूछो, क्योंकि मतदाता सूची में मेरा नाम मैं देख तो पाऊंगा ना। और अपने लोगों को भी अवगत करा दो। ये जैसे ये पन्ना प्रमुख करते हैं, कम से कम ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जी, जहाँ कोई उद्धव ठाकरे जी, या कांग्रेस वाले, ये तो बोल ही सकते हैं यार, मोटे मोटे मोहल्लों के तो दे ही दो ना आप, सूची भी देखनी है, उसमें कोई दिक्कत बिल्कुल, नहीं है। सो बिल्कुल। ये हम एक टेक्निकल काम करेंगे, पॉलिटिकल हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और लोगों को जागृत करेंगे, उसके बाद एजिटेट करेंगे कि हम तो हुँ, गिराव करेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, क्योंकि वो लिस्ट बना के वहां भेजता है। हम तो बिल्कुल। चीफ इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्टोरल ऑफिसर राज्य का जो है, उसका घिराव करेंगे। एक नाम कह के मैं खत्म कर रहा हूँ अपनी बात, कि सीईओ कैसे करते हैं। आपने पूछा ना भी ऐसे, तो फिर यहाँ चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ तो बहुत छोटा सा शहर है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली तो है ही नहीं यहाँ। 4.5 लाख वोट लगती है, तकरीबन 10 लाख वोट है, 12 लाख। 4.5 लाख वोट डलने के हम यहाँ के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को मिले। हमने बोला जब आप ये सिंबल लोड करते हैं ना, तब गड़बड़ होती है। तो बड़े उसमें डीजीपी रिटायर्ड हैं, उसमें कर्नल रिटायर्ड हैं, उसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो वो बोलते हैं हम तो सिंबल लोड ही नहीं करते। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब चीफ इलेक्शन ऑफिसर ये बड़े आराम से हमें मिलता है, बड़े प्रेम से बात करता है, टाइम भी देता है, लेकिन बात वहीं की वहीं। तो इसलिए हमें एजिटेट करना होगा। अगर हम ऑफिसर पे विश्वास रखेंगे कि वो ठीक करेगा, वो नहीं करेगा। आज की डेट में तो ऐसा ही चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग और फेडरल इंग्लिश पर भी इस चर्चा को अभी हम जारी रखेंगे थोड़ी ही देर में। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। है।
धन्यवाद। थैंक यू।